हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सब सामने आया हूँ हाउ टू राइट सिनॉप्सिस एज एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च प्रपोजल टॉपिक लेकर। आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट एंड रिसर्च प्रपोजल जो होते हैं, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं और इसको क्यों ये सब स्टेप्स रखा जाता है, और इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कहाँ में कैसे किया जाता है, क्या करना होता है, क्या प्रोडक्शनेबल हमारा अपकमिंग रिजल्ट्स होता है। ओवरऑल सभी बातें हम आज के इस सेशन में करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज हम इस टॉपिक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू राइट अगर लिखा हुआ है तो मतलब आपको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है कि हम जो सिनॉप्सिस लिखते हैं, सिनॉप्सिस इन द सेंस ऑफ कहने का एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, ये सभी कहीं न कहीं रिसर्च का ही पार्ट होता है। रिसर्च पार्ट होता है, रिसर्च प्रपोजल, बस इसमें डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि सिनॉप्सिस जो होता है एज अ ये आपका जो पीजी कोर्स होता है, पीजी कोर्स यहाँ देखिए, ये जो पीजी कोर्स होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट है ये आपका होता है कि आप कहीं पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या फिर कोई थीमेटिक पेपर लिख रहे हैं, या फिर कोई इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल वेबिनार है, या फिर कोई सीआरई प्रोग्राम या फिर संगोष्ठी, इस तरह प्रोग्राम में करते हैं। और आपका आता है नेक्स्ट आपका रिसर्च प्रपोजल आता है। रिसर्च प्रपोजल में हम क्या करते हैं कि ये जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं, वो किस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, किस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, उस टॉपिक को लोग यहाँ रखते हैं। हमें इस टॉपिक पर रिसर्च करना है, रिसर्च प्रपोजल होता है, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ आप समझ ही हो गए सिनॉप्सिस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। और यहाँ पे मैंने एक बात और आपको बता दूं, शायद वो छूट रहा है। जो हम पीजी कह रहे हैं, पीजी इन द सेंस आप, एक तो पीजी आपका एमए हो गया, ठीक है। एमए एमए वाले जो मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री करते हैं इनके लिए। और ये एक हमारा जो पीजी के अंदर आता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जो आप लोग मास्टर एक एमएड होता है, आप लोग जानते ही होंगे। एमएड में 6 मंथ का जो डिजर्टेशन होता है, उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, सिनॉप्सिस हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब इसी में आता है। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि जो हमारी सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस जो हमारा है, इस सिनॉप्सिस के अंतर्गत जो हम ये है आपका, यहाँ पर कुछ वर्ड है सिनॉप्सिस जो हमारी ब्रीफ समरी, ब्रीफ समरी इसलिए कहा जाता है सिनॉप्सिस को। सिनॉप्सिस का हम सेकंड नेम कह सकते हैं ब्रीफ समरी। सिनॉप्सिस एज एक सपोज में एग्जांपल आपको बताऊं तो, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि एक आपके पास खांचा है, उसके अनुसार आपको काम करना है। एक ये कह सकते हैं कि आज अगर एक दर्जी है, अगर उसको कपड़े सिलने तो नाप ले लिया, सिला नहीं है, आपको कितनी आपकी बाही है, कितना आपका शोल्डर है, कितना आपका चेस्ट, कितना बाइसेप, कितना लेंथ, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर उसके हैं। उसके आपका नाप मेजरमेंट कर चुका है, क्या क्या कहाँ कैसे करना है वो बाद में किया जाता है। उसी तरह सिनॉप्सिस जो हम बनाते हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसका प्रोडक्शनेबल आउटकम्स क्या आएगा, सिर्फ हमें देते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर। उसी तरह से आपका सिनॉप्सिस का निर्माण किया जाता है। और इसीलिए हम इसको ब्रीफ समरी कहते हैं, मतलब संक्षिप्त सारांश। अगर हिंदी में कहा जाए तो संक्षिप्त क्या है, संक्षिप्त सारांश होता है। इसके कुछ मेजर स्टेप होते हैं जो आपको अपने फिंगरप्रिंट पे याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेजर जो आपके पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके मेजर स्टेप में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कौन सा स्टेप होता है। तो पहला है दोस्तों, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिसर्च। यहाँ प्रोजेक्ट रिसर्च कर सकते हैं, या फिर एक और शब्द हम कर रख सकते हैं आपका, कि आपका क्या होगा, टॉपिक, ठीक है, टॉपिक होगा, आपका टॉपिक होगा, ठीक है। टॉपिक मतलब शीर्षक, शीर्षक आप कह सकते हैं कि किस शीर्षक पे आपको वर्क करना है, किस शीर्षक पे आप सिनॉप्सिस बनाना है, किस शीर्षक पे आपको रिसर्च करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम यहाँ आपको उसको समझाएंगे। आपको यहाँ एक तरीके से अगर देखा जाए, जो ओवरऑल बातें कही गई हैं, इतने सारे पॉइंट, आप कितने पॉइंट होते हैं, इसके लिए मैं यहाँ एक शब्द लिख देता हूँ, क्या है, टॉपिक, ठीक है। आप इस टॉप, क्योंकि ये जो टॉपिक होगा, इसी टॉपिक के अंतर्गत ही पूरी बातें कही जाएंगी।
आप इस टॉपिक के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इसी को एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा। तो जो ये टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड में क्या करना है, आप आइए यहाँ पर, प्रस्तावना मतलब परिचय देना है हमें। परिचय कैसे देना है, जब आप किसी को पहले या किसी से परिचित कराने जाते हैं या किसी समय मिलते हैं, बताते हैं कि मैं, मेरा नाम ये है, मैं फला जगह से आता हूँ, यहाँ पर वर्क करता हूँ, मेरी ये अचीवमेंट है, वाट एवर एक्सेट्रा, सभी आप क्या करते हो, परिचय देते हो। उसी तरीके से, या फिर कहीं आप गेस्ट बन के गए हो, सपोज कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई हमारा चीफ गेस्ट को चेयर चेयर जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी होती है, वो परिचय देती है हमारी आइडियंस की, कि ये फला व्यक्ति यहाँ के मतलब इस डिपार्टमेंट काम करते हैं और इनकी फला फला अचीवमेंट्स है, इन्होंने इतनी ढेर सारी अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट परिचय देते हैं ना। उसी तरीके से आप क्या करना है, अपने टॉपिक का यहाँ क्या करना है, शॉर्ट परिचय देना हमें पड़ता है। ओनली वन, सिर्फ आपकी पूरी जो परिचय होगा सिर्फ टॉपिक का होगा। आपके टॉपिक में टू द पॉइंट क्या क्या शब्द, हर शब्द का आपका ऐतिहासिक है, वर्तमान समय और सबका उसका आपको दौर लिखना पड़ता है, किस दौर में कितना हुआ है, क्या हुआ है, इस तरीके से। और इससे मिलता जुलता, अगर आपका ये हो गया पहला टॉपिक, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, टॉपिक क्या पॉइंट कर सकते हैं, सॉरी। तो आपका दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब समझ लीजिए क्या होता है, साहित्यिक परिप्रेक्ष्य होता है कि जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका शीर्षक है, ध्यान रखिए, मैं आपको पहले बताया हूं भाइयों कि आप इस जो टॉपिक को ध्यान रखिएगा, इस शीर्षक को याद रखिएगा, इसी पर सारा मेजर स्टेप है, जो आपके ओवरऑल जो केंद्र होगा आपका टॉपिक, और सभी केंद्र के चारों तरफ क्या होगा, घूमेंगे। तो ध्यान रखिए, जो आपका साहित्य परिप्रेक्ष्य है, साहित्य आपका परिचय है। साहित्य हमें ऐसा कहने का मतलब होता है कि जो हम साहित्य देते हैं, कि आपके टॉपिक से रिलेटेड अब तक कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कि आपका टॉपिक नया है, कि आप क्या करने जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड हमें कोई रिसर्च मिलता है कि हाँ इन्होंने पहले किया, उन्होंने भाई ये बताया है, और अब हम करेंगे तो हम ये बताएंगे। तो हमें इस तरह से होना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा कि जब हम, ओके बाद मैं नीचे बता देता हूँ, हम इस रिव्यू को दो भाग में बांटते हैं, ध्यान रखिएगा, दो भाग में। अगर हम देखिए 10 रिव्यू दे रहे हैं, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 10 नहीं बहुत रिव्यू लगते हैं, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट कम से कम 5 जो रिव्यू है वो क्या होना चाहिए, 5 हमारे भारत के होने चाहिए, 5 हमारे अंतरराष्ट्रीय होने चाहिए, ठीक है। कुछ 5 राष्ट्रीय, 5 अंतरराष्ट्रीय, मतलब बैलेंस होना चाहिए। प्लस मोस्टली हो या 5 साल का ही पुराना रिव्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2021 में रिसर्च कर रहे हैं और आपका जो रिव्यू है 1947 का है, कि 1947 का जो रिसर्च हुआ, जो अनुसंधान हुआ होगा भाई, वो उस समय के वर्तमान, सॉरी, उस समय को देखते हुए रिसर्च किया गया होगा, तो उस समय को शो करेगा, न कि आपके वर्तमान समय करेगा। इसलिए हमेशा जो रिव्यू होता है वो करंट इश्यूज को लेकर, हमें करंट जो पब्लिशर, करंट हमारे जर्नल को लेकर हमें देना चाहिए, ठीक। ओके, अब हम करते हैं तीसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस ऑफ व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, ठीक है। तो टॉपिक रिलेटेड में ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, एक टाइटल लेकर। एक टाइटल आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में आने वाली समस्याओं का अध्ययन, ठीक। एक एक टॉपिक है, सपोज आप उदाहरण तौर पर ले लीजिए, ठीक है। अध्ययन समस्याओं का अध्ययन, अब कौन कौन सी समस्या आती है, आप टेक्निकल समस्या ले सकते हैं, एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल समस्या ले सकते हैं, प्लस क्लास मैनेजमेंट समस्या ले सकते हैं। तो 2-3 आप इसमें से, मैंने पहले बताया कि 2-3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, समस्या ले सकते हैं। उन समस्याओं को आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं समस्याओं को कैटेगरी वाइज करेंगे। वो 6 समस्या आपने फाइंड किया, सपोज आपने क्या किया, 6 समस्या फाइंड किया, तो 6 समस्याओं को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, किसका आप शोध करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव करना होता है, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव श्योर बनाना चाहिए। फिर आपका आता है ऑपरेशनल डिफिनेशन। ऑपरेशनल डिफिनेशन मतलब होता है, ये भी बहुत अगर ऑपरेशनल डिफिनेशन आप समझ जाएंगे तो आप आधा रिसर्च वर्क समझ लीजिए, आप समझ गए। क्योंकि इसका जो ऑपरेशनल डिफिनेशन होता है, ये ओनली वन आपके अनुसार होता है, आप क्या समझते हो। जैसे मैंने बताया कि आपका टॉपिक है उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन। तो उच्च प्राथमिक स्तर मीन्स क्या, आप बताओ। एज अ रिसर्चर, एज अ डिजर्टेशन आप कर, एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ टीचर, आप डिसाइड करो आप किसको मानते हो उच्च प्राथमिक स्तर, कि 8वीं से 12वीं तक को,
या 6 से 10वीं तक को आप जो फाइंड करो वो आपका ऑप्शनल डिफिनेशन होगा, ठीक है। अब अध्ययनरत विद्यार्थियों को, अब विद्यार्थियों आप डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें वह विद्यार्थी चाहिए जो कि 9वीं 10वीं में सिर्फ पढ़ रहे होंगे, या फिर 8वीं 9वीं पढ़ रहे हैं, या फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले विद्यार्थी को हमको लेना है, या फिर हमें ऐसे विद्यार्थियों को लेना है जो सिर्फ शहर से बिलोंग करने वाले हों, या फिर आपको लेना है ऐसे विद्यार्थी जो गांव से बिलोंग करने वाले हों, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को लेना है जो आपके जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, किसी की हिंदी, तो आप इस तरह से वहां पर आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि हमारा क्या तात्पर्य एज ए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। उसके अगले हमारी जो पॉइंट है, ध्यान रखिए, अगर आप इसको समझ गए तो आप रिसर्च करने में कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको बहुत डीपली और बहुत आप सरल शब्दों में बता रहा हूँ अब तक आप समझ सको। आपका 5th नंबर पे आता है हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चन। तो पहले मैं यहाँ पर आपको दो चीजें बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर दो कर देते हैं, ठीक है। एक आपका क्या हुआ हाइपोथेसिस, दूसरा क्या हमारा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब पहली बात हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हाइपोथेसिस होता है, जो डाटा होता है कम से कम 30 होना चाहिए तो हाइपोथेसिस। और एक चीज में 30 इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर 30 क्या होता है, हम टी टेस्ट लगाते हैं, क्या होता है टी टेस्ट, ठीक है, टी टेस्ट। और 30 से अगर मान लो ज्यादा हुआ, क्या हुआ मोर देन हुआ, तो हम क्या करते हैं वहां पर जेड टेस्ट लगाते हैं। और एक बात, हाइपोथेसिस कब होता है, जब हम दो वस्तुओं में दो कैटेगरी में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। जब हम दो ग्रुप का कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। और हम क्वेश्चन कब बनाते हैं, क्वेश्चन हम बनाते हैं जब हम कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाते, जब हमें कंपैरेटिव स्टडी नहीं करना होता है, जब हमें तुलना नहीं करना, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना होता है, तो वहां पर हम शेड्यूल और क्वेश्चनर का निर्माण करते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस रहा आपका हाइपोथेसिस वर्सेस क्वेश्चन, किसको कब बनाया जाता है। और मैंने आपको बताया कि अगर हाइपोथेसिस बनता है तो कब आपका टी टेस्ट लगता है और कब आपका जेड टेस्ट लगता है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आप कहता है डाटा रिसर्च मेथड एंड अप्रोच, रिसर्च मेथड एंड अप्रोच की बात करते हैं इस पॉइंट की, तो इसमें क्या होता है आप ध्यान रखिएगा। रिसर्च मेथड में ओवरऑल आता है कि आपका क्वेश्चनर है, कि टूल है, कि टेस्ट कौन कौन सा लगा रहे हैं, कि आप डाटा एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, कि आप टी टेस्ट, एग्जेट टेस्ट, इनोवा टेस्ट, टीबी है, मीन मीडियम मोड है, किसकी परसेंटाइल है, किस बेस कर रहे हैं। तो आप ये सब सारी बातें लिखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और साथ साथ आपको टूल का नाम लिखना होता है कि आपने कौन सा टूल किया, सेल्फ मेड टूल यूज किया कि आर्टिफिशियल आपने टूल बनाया लिया, वो देना होता है। एंड आपका पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग कितना था, कैसे नहीं था, आपने सैंपल साइज क्या किया, सैंपलिंग कैसे किया, रैंडम था कि आपने परपजू सैंपलिंग लिया है, इस तरीके से आप रिसर्च मेथड में दे सकते हैं, सारी बातें ओवरऑल आती हैं। फिर आपका आता है डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन यहाँ मैं दो चीजें आपको और बताऊंगा। डाटा कलेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो डाटा कलेक्शन में बस दो तरीका होता है, ओनली वन, दो तरीका। देखिए क्या क्या होता है, मैं आप यहाँ बताता हूँ आपको, ध्यान रखिए, आपको कभी नहीं भूलोगे, जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे। एक होता है आपका पी, एक होता है आपका एस, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन जो होता है आपका। ये डाटा कलेक्शन, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा तात्पर्य जो बताने का है कि जो डाटा कलेक्शन में टूल यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टूल यूज कर रहे हो जो डाटा कलेक्शन करने का, तो आप प्राइमरी का मतलब होता है कि जो टूल पहले से निर्मित है, मतलब सॉरी निर्मित नहीं करना होता है, वहां पर आपको खुद बनाना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है, निर्मित मुझे निकल गया, और निर्माण करना पड़ता है आपको क्या करना है, खुद बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। वह टूल होता है आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने के लिए। और जो टूल ऑलरेडी बना हुआ है, जो ऑलरेडी मतलब विद्यमान है जगत में, उस टूल का हम प्रयोग करते हैं, तो सेकेंडरी हमारा डाटा कलेक्शन टूल होता है। तो इस तरीके से आप देर टू तरीके से आप कर सकते हो डाटा कलेक्शन टूल निर्माण कर, इसलिए कुछ लोग देखा होगा आपने जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं कुछ सेल्फ में टूल निर्माण करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बने बनाए टूल का प्रयोग करते हैं अपने रिसर्च में। इस तरीके से हम डाटा कलेक्शन करते हैं। और फिर हमारा आता है डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस मैंने जैसे आपको पहले बताया यहाँ पर कि आप डाटा हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चन एंड रिसर्च मेथड ऑफ देना पड़ेगा।
ये आप डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं कि आपको परसेंटाइल निकालना है, या फिर आपको यहाँ पर टी टेस्ट रखना है, या फिर आपको जेड टेस्ट रखना है, या फिर आपको इनोवा लगाना है, मतलब इस तरह से इनोवा लगाना है, डीबी लगाना है, फिर आपको मीन मीडियम मोड लगाना है। तो अलग अलग सबके प्रकार से आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और डाटा एनालिसिस करने के बाद जो होता है कि आपने क्या फाइंडिंग पाया, डाटा लिखना पड़ता है कि आपने यूज किया और आपका इतना परसेंट, इतना हमारा वेरिएशन है, हमारा इतना मतलब टूल से एनालिसिस करने से हमें प्राप्त हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है आपका 9वां पॉइंट, अपकमिंग रिजल्ट। अपकमिंग रिजल्ट मतलब तात्पर्य कुछ रिसर्च स्कॉलर देखते होंगे तो सोचते होंगे कि अपकमिंग रिजल्ट मतलब यह क्या। अपकमिंग रिजल्ट जो होता है मेरे भाई, इस चीज को बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत है कि आप जब रिसर्च या सिनॉप्सिस निर्माण करते हैं उसमें लिखते हैं कि हम एक करना हमको है, ठीक, हम चाहते हैं। जब आपके गाइड आपसे पूछते हैं कि आप इस रिसर्च को क्यों कर रहे हो, रिसर्च में क्या करोगे, तो आप कहते हो ना कि मैं प्राथमिक स्तर पर समस्याओं देखना चाहता हूँ, उच्च स्तर पर समस्याएं देखना चाहता हूँ, समस्या है कि नहीं है, और बताना पड़ेगा समस्या होगी कितनी है, किस तरह से है। आप इतना प्रिडिक्शन करते हो, जैसे एक पंडित होता है ना, तो हाथ देख के भविष्यवाणी कर देता है कि हाँ आपकी समस्याएं होगी। तो उसी तरह जो गाइड होता है, जो रिसर्चर होते हैं, उनका देखने नजरिया ऐसा होता है कि वो अनुमान लगाते हैं खास इसका रिजल्ट होगा, उसी को क्या कहते हैं टेस्ट करते हैं। अगर रिजल्ट देखते हैं, अगर हाइपोथेसिस निर्माण देख लो, सीधी सी बात है, उसमें तो दोनों क्लियर होता है कि नहीं है, बस हमें देखना है कि एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, दोनों पक्ष जानते रहते हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो उसी तरीके से हमारे जो हाइपोथेसिस हो या क्वेश्चनायर हो, हमें दोनों पहलू हम देखते हैं कि हम अपकमिंग रिजल्ट हमको पता होता है क्या आने वाला होगा, हम प्रिडिक्शन करते हैं। हमने लिखा भी हुआ है कि व्हाट विल बी आउटकम, क्या होगा, ऐसा नहीं कि है नहीं, क्या होगा। अभी आपका भविष्य में देखा जाएगा, अभी तो आप वर्तमान में काम कर रहे हो, लेकिन जो आप सिनॉप्सिस बना रहे हो क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन आप जो रिजल्ट की बात कर रहे हो वो फ्यूचर है, तो वो देखा जाएगा, इसलिए उसको अभी आप दूर रखो, इसलिए उसको हम अपकमिंग किए हैं। दूसरा हमने यहाँ लिखा भी एक पॉइंट रख दे दिया है, प्रिडिक्शनेबल, वो भविष्यवाणी, अनुमानित होता है रिजल्ट, अनुमानित, एक मान के चलते कैसा हो सकता है, मे बी, ठीक। और फिर आता है आपका सजेशन। आप जब ये हो जाएगा, इसके बाद एक सजेशन होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं इसके बाद इसमें क्या होगा, कैसे और हो सकता है, या फिर इस रिसर्च से संबंधित आपको और रिसर्च होने चाहिए, या फिर मतलब किस तरह से इसमें होगा इम्प्रूवमेंट, या इसको हम किस तरह से कर सकते, इस तरह सजेशन दे सकते हैं। एक चीज में और छूट रहा है जो मैंने नहीं लिखा है, लिमिटेशन जो होता है, क्या होता है लिमिटेशन, आप इस चीज को ध्यान रखो, मैं इसको आपको समझा देता हूं। लिमिटेशन, आप समझ गए होंगे कि लिमिटेशन मेरा तात्पर्य कहने का है कि आप जो सिनॉप्सिस बना उसको दायरा क्या है, दायरा इन द सेंस आप कहने का कि आप कितने शहर सीमित तक कर रहे हैं, डाटा कहाँ से लेंगे, मेल फीमेल लेंगे, ओवरऑल मतलब लिमिटेशन एक शॉर्ट होता है कि हम कहाँ तक काम करेंगे, हम उसी उसी के अंदर काम करना होता है, हमको बाहर नहीं जाता। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, सपोज आपने क्या किया, एक यहाँ पर सर्कल बना दिया, क्या है सर्कल, लिमिटेशन है, आपको इसी के बीच में दौड़ना कूदना फादना है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप जो भी करना है आप इसी के अंदर कर सकते हो, उसी तरह लिमिटेशन होता है। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, तो आपने स्टेप बनाया, अभी एक अच्छा सा आपने क्या किया, डायग्राम बना दिया लिमिटेशन का, दे दिया कि हम सिर्फ लखनऊ शहर में करेंगे, सिर्फ राजस्थान राज्य में करेंगे, सिर्फ हमें गुजरात राज्य के विद्यालय में अध्ययन करना है, या फिर हमें बालिकाओं में अध्ययन करना है, फिर हमें ओनली वन प्राइमरी स्कूल में करना है, इस तरह से आपको एक लिमिटेशन बांधना होता है। उसके बाद लास्ट में आता है कि रिफरेंस। रिफरेंस मैंने आपको इसे बताया कि आप जो इससे पढ़ रहे हो, डाटा कलेक्शन, डाटा टूल्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी, हाइपोथेसिस, क्वेश्चन, डिफिनेशन, जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बातें रख रहे हो, किस बुक से पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, तो उसको आप यहाँ पर डिफरेंस देन आप बिब्लियोग्राफी के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नई चीजें लेकर, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।